सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल आज जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फर्म एंड कंपनी, इन सब के ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से समझाऊंगी कि कोई भी असेसी प्रीवियस ईयर में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी है कि एनआरआई है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, मिस्टर विलियम हु इज द सिटीजन ऑफ नाइजीरिया केम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 2 अप्रैल 2017 एंड वेंट बैक टू नाइजीरिया 29 जून 2019 को वो चला गया। आया कब? नाइजीरिया से भारत में 2 अप्रैल 2017 को, और भारत से वापस कब चला गया नाइजीरिया? 29 जून 2019 को। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि प्रीवियस ईयर में वो असेसी इंडिया में कितने दिन रहा। प्रीवियस ईयर मैंने अभी आपको बताया क्या है, आपका 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, इसकी अवधि के दौरान वो इंडिया में कितने दिन रहा। तो प्रीवियस ईयर में अप्रैल में वो 30, मई में 31 और जून में 29 दिन, यानी प्रीवियस ईयर में कुल मिलाकर के वह 90 दिन जो है वो इंडिया में रहा है। तो बेसिक की पहली कंडीशन प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 182 डेज होने चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 90 डेज है। सेकेंड है हमारी प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट कम से कम 60 डेज, और प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन। तो यहाँ पे जो हमारी 60 डेज वाली कंडीशन है, तो कम से कम 60 होनी चाहिए, तो कितने दिन पूरे कर रहा है? 90 दिन पूरी कर रहा है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन। देखिए 17, 18 और 18, 19 में वो कम से कम 365 दिन तो भारत में रहा ही है, यानी मिस्टर विलियम बेसिक की सेकेंड कंडीशन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। अब हम एडिशनल कंडीशन के ऊपर आते हैं। तो एडिशनल कंडीशन में पहली, प्रीवियस ईयर के पहले के 10 वर्षों में से कोई से भी 2 वर्ष जो वो पूरा नहीं कर रहा है। सेकंड, प्रीवियस ईयर के पहले के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन, वो भी वो पूरा नहीं कर रहा है, यानी मिस्टर विलियम प्रीवियस ईयर में बेसिक की दूसरी कंडीशन पूरी करते हैं, साथ ही साथ एडिशनल वो एक भी पूरी नहीं कर रहे हैं। अतः मिस्टर विलियम प्रीवियस ईयर में क्या कहलाएंगे? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यही मिस्टर विलियम हैव बीन द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, देन व्हाट वुड बी इज रेसिडेंशियल स्टेटस। अगर इंडियन ओरिजिन के हो जाते हैं वो, तो अपवाद लग जाता है बेसिक कंडीशन में, जहाँ हमको अब 60 डेज नहीं मानने हैं, हमें अब क्या मानना है? 182 डेज। तो 182 डेज के लिए पहली देखिए, ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर रवाना होता है, अथवा ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत के बाहर नौकरी करने हेतु भारत छोड़कर जाता है, अथवा भारतीय मूल का व्यक्ति या भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के बाहर रहता है तथा गत वर्ष में भारत भ्रमण के लिए आता है, किंतु एक ऐसे व्यक्ति को जो विदेश में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत लौट रहा है, पर यह अपवाद लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे 90 डेज वो प्रीवियस ईयर में रहा, तो हमारे 60 दिन नहीं, कम से कम कितने दिन होने चाहिए? 182 दिन। तो प्रीवियस ईयर में तो वो 90 दिन ही है, यानी प्रीवियस ईयर की जो उसकी बेसिक की कंडीशन सेकंड है वो पूरी नहीं कर रहा है। तो इस केस में वह एडिशनल पूरी करे या ना करे, इट डजंट मैटर, वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो पर्सन एनआरआई कहलाएगा, क्योंकि उसके लिए पहली वाली में भी 182 हो गए बेसिक में, और दूसरी में भी 182 हो गए, और वो तो सिर्फ 90 दिन ही प्रीवियस ईयर में भारत में रहा है, तो वो एक भी कंडीशन पूरी नहीं करता है। इसलिए हम उसको क्या कहेंगे? उसको अब हम कहेंगे कि वह पर्सन क्या कहलाएगा? वह पर्सन कहलाएगा एनआरआई। एनआरआई कहलाएगा, और एनआरआई कहलाने के कारण एक समय में वह एनओआर हो गया, और यदि इंडियन ओरिजिन हो गया तो अपवाद लग गए, तो अपवाद लगने के केस में वो क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। अतः यह मिस्टर विलियम किसी एक प्रीवियस ईयर में ओआर हो सकता है 18-19 में, और वही मिस्टर विलियम 19-20 में एनओआर बन सकता है, एनआरआई बन सकता है। तो यह उसके भारत में स्टे करने के दिन कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वह कितने दिन रहता है, इसके आधार पर जो है वह निर्धारित किया जाएगा कि वो जो असेसी है वो कितने दिन रह रहा है,
इंडिया में, भारत में, उसके आधार पर जो है वो हम पता लगाएंगे कि OR है, NOR है या NRI है। अब हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें मिलकर के परिवार के सारे जने काम करते हैं और एक सदस्य प्रधान, जिसे हम बोलते हैं कर्ता, KARTA, कर्ता जो है पूरे परिवार की आमदनी पर रिटर्न भरता है HUF के नाम से, वह मुखिया कहलाता है। तो OR, NOR और NRI तीन कंडीशन होगी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। दो तो इसमें बेसिक कंडीशन होती है और दो ही एडिशनल कंडीशन होती है। OR होने के लिए बेसिक में कोई एक और एडिशनल दोनों, NOR होने के लिए बेसिक की कोई एक, एडिशनल ज़रूरी नहीं है, और NRI होने के लिए बेसिक की एक भी ना करे तो एडिशनल वो वैसे ही पूरी नहीं करेगा। अतः OR हिंदू अविभाजित परिवेश, तो OR होने के लिए बेसिक की दो कंडीशन है। पहली मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों का प्रबंध एवं नियंत्रण, मैंने वर्ड बोला कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, प्रबंध एवं नियंत्रण जो है वह पूर्ण रूप से भारत में स्थित हो, और बेसिक की दूसरी कंट्रोल और मैनेजमेंट आंशिक रूप से भारत में स्थित हो। अतिरिक्त शर्तों में पहली है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष में पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवास करता हो, और एडिशनल की दूसरी शर्त है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक दिन जो है वह भारत में रहा। अब हम बात करते हैं फर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, व्यक्तियों के समुदाय। फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कंपनी सभी के केस में NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट सिचुएशन नहीं होगी, या तो वह रेसिडेंट होंगे या नॉन रेसिडेंट। अगेन कंपनी या तो रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट। पहले हम फर्म निवासी कब होगी? जब किसी फर्म या अन्य व्यक्तियों के समुदाय का कंट्रोल और मैनेजमेंट, प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक रूप से भारत में स्थित हो तो वह फर्म निवासी होती है। अनिवासी, जब किसी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो तो वह फर्म क्या कहलाएगी? अनिवासी कहलाएगी। फर्म और व्यक्तियों का समुदाय कभी भी असाधारण निवासी नहीं होते हैं। कंपनी के केस में कंपनी भी निवासी या अनिवासी कहलाएगी। निवासी, एक कंपनी गत वर्ष में भारत की निवासी मानी जाएगी यदि वह भारतीय कंपनी हो, अर्थात उसका समामेलन भारत में हुआ हो, और दूसरा कंपनी का प्रभावी प्रबंध गत वर्ष के दौरान भारत में स्थित होना चाहिए। प्रभावी प्रबंध, कंट्रोल और मैनेजमेंट एक ऐसे स्थान से है जहां कंपनी का प्रमुख प्रबंध एवं सभी वाणिज्यिक निर्णय लिए जाते हों एवं जो व्यावसायिक सत्ता के लिए अनिवार्य हो। नॉन रेसिडेंट, अनिवासी, जब किसी कंपनी का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित रहा हो तो वह कंपनी एक भारतीय कंपनी नहीं है, वह अनिवासी समझी जाती है। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मैंने आपको अभी बता दिया कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंपनी के केस में नहीं होती है। अतः वह कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध, पूर्ण एवं नियंत्रण जो है वह भारत में स्थित हो तो एक भारतीय कंपनी, अर्थात वह कंपनी जिसका समामेलन भारत में है तो वो क्या मानी जाएगी? वो निवासी मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कंपनी जिसका प्रभावी प्रबंध आंशिक रूप से भारत में तथा आंशिक रूप से भारत के बाहर स्थित हो तो वह एक भारतीय कंपनी होगी तो निवासी होगी। लेकिन वही कंपनी जो भारतीय कंपनी नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम अनिवासी समझेंगे। अतः एक कंपनी भारतीय कंपनी है और इसका पूर्ण रूप से भारत में स्थित है प्रबंध एवं नियंत्रण, तो वो कंपनी क्या कहलाएगी?
निवासी मानी जाएगी। प्रभावी प्रबंध भारत के बाहर स्थित होने पर भी कंपनी भारत की निवासी होती है, क्योंकि यह क्या है, भारतीय कंपनी है, तथा निवासी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी होना सफिशिएंट है, इंडियन कंपनी होना पर्याप्त है। दूसरी स्थिति में कंपनी अनिवासी होगी, क्योंकि न तो कंपनी भारतीय कंपनी है और न ही इसका प्रभावी प्रबंध ही भारत में स्थित है। यानी अगर वह भारतीय कंपनी भी नहीं है और प्रबंध भी भारत में स्थित नहीं है तो वो क्या कहलाएगी, अनिवासी। और यदि कंपनी अनिवासी होगी, उसका प्रबंध पूर्ण रूप से भारत में स्थित जो है वह नहीं रहा हो। यानी कुल मिलाकर के